किस बला को कहते हैं एलियन? क्या चांद पर हो सकते हैं एलियन? यदि हां तो क्या एलियन लैंडर पर हमला भी कर सकते हैं? और क्यों 75% मून मिशन हो जाते हैं फेल? चांद के खौफनाक माहौल में कैसे सरवाइव करेगा भारत का चंद्रयान? चांद से आई कामयाबी की और तस्वीर। दोस्तों, चांद पर मिशन भेजने का सक्सेस रेट सिर्फ 27% है। यानी कि चांद पर भेजे गए 100 में से सिर्फ 27 मिशन ही सफल हो पाते हैं, जबकि 73 मिशन चांद पर पहुंचने के रास्ते पर या लैंडिंग के दौरान या रिसर्च के दौरान फेल हो जाते हैं। जबकि मंगल ग्रह चांद से ज्यादा दूर होने के बावजूद वहां भेजे गए मिशन का सक्सेस रेट 40% है। ऐसे में इन मिशंस के फेल या पास होने में से मुख्य 3 चीजें जुड़ी होती हैं। वहां जाने का रास्ता, लैंडिंग और रिसर्च प्रोसेस। सबसे पहले जाने के रास्ते की बात करें तो मंगल ग्रह दूर होने के कारण वहां स्पेस क्राफ्ट को भेजने के लिए लंबा गैलेक्टिक हाईवे मौजूद है, जिस पर चलते हुए कोई भी स्पेस क्राफ्ट आसानी से मंगल पर पहुंच जाता है। जबकि चांद के पिछले हिस्से यानी कि फार साइड, जहां पर चंद्रयान 3 गया है, वहां जाना काफी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हम धरती पर बैठकर उस तरफ घूम रहे स्पेसक्राफ्ट से सही कम्युनिकेशन नहीं बिठा पाते और कई बार इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और मिशन धरा का धरा रह जाता है। जैसे कि पिछले दिनों भारत से आगे निकलने की कोशिश में रूस ने अपना लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट रास्ते से चांद पर भेजा था, और जब वो 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा था, तभी उसकी ऑर्बिट छोटी करने के लिए रूसी स्पेस एजेंसी ने उसके थ्रस्टर्स इंजन ज्यादा फायर कर दिए और नई ऑर्बिट पकड़ने की बजाय वो अपनी ऑर्बिट से भटक गया और एकाएक चांद पर क्रैश हो गया। इसी के साथ रूस का भारत से आगे निकलने का सपना भी चांद की मिट्टी में मिल गया। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 ने इस रास्ते को पार करके चांद तक पहुंचने में जीत हासिल कर ली है। अब बात करें लैंडिंग प्रक्रिया की, तो जैसा कि आप जानते हैं, मंगल ग्रह पर वातावरण है, इसलिए जब भी कोई लैंडर मंगल की सतह पर लैंड होने के लिए वातावरण में प्रवेश करता है तो घर्षण की वजह से उसकी रफ्तार कम होने लगती है और हवाएं चलने की वजह से आखिर में पैराशूट भी खोला जाता है, जिस वजह से मंगल पर लैंडिंग करना आसान हो जाता है। जबकि चांद पर बिल्कुल पतला सा वातावरण मौजूद है, ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को अपनी रफ्तार खुद ही कम करनी होती है और अगर वो नहीं हो सकी तो क्रैश लैंडिंग हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा पिछला मून मिशन चंद्रयान 2। इसमें चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा चंद्रयान 2 से विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया था और स्पीड कंट्रोल ना होने की वजह से वो चांद की सतह पर टकराकर तहस नहस हो चुका था। हालांकि खुशखबरी यह है कि चंद्रयान 3 ने इस पड़ाव को भी पार करके सफल लैंडिंग कर ली है। अब बात करें मिशन की सफलता से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी पड़ाव यानी रिसर्च मिशन पूरा करने की, तो इसमें चंद्रमा की जियोलॉजी, क्लाइमेट कंडीशन और लैंडर व रोवर की मजबूती काफी महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। और इस वक्त चंद्रयान 3 अपने मिशन के इसी मुश्किल पड़ाव से गुजर रहा है। दोस्तों, आपको धरती से तो चांद एक गोला दिखेगा, लेकिन असल में यह अंडाकार है। इंसानों को धरती से चांद का अधिकतम 59% हिस्सा ही दिखाई देता है, जिसे नियर साइड कहा जाता है। और अमेरिका, रूस व चीन जैसे देशों ने अपने सभी मून मिशन चंद्रमा के इसी नियर साइड में किए हैं, जबकि बचे हुए 41% हिस्से यानी फार साइड में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। लेकिन भारत के चंद्रयान ने वहां सफल लैंडिंग करके एक बड़ा कीर्तिमान रच लिया है। हालांकि गौर करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ वहां उतरना ही काफी नहीं है, क्योंकि चांद के इस छिपे हुए हिस्से में कई ऐसे खौफनाक मुश्किलें मौजूद हैं जो भारत के चंद्रयान को तबाह भी कर सकती हैं। साथियों, चांद के इस हिस्से में आज तक हम इंसान ठीक से नजर नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हम इसे जगह के बारे में काफी कम जानते हैं। और कई स्पेस एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि चांद के इस हिस्से में एलियंस रहते हैं, जिन्होंने यहाँ मौजूद बड़े बड़े क्रैटर्स में अपनी सीक्रेट बेस बनाकर रखा है और वहीं वो यहाँ से पृथ्वी पर नजर रखते हैं। कहा जाता है कि आज से 50 साल पहले नासा ने भी अपने मून मिशंस को इसी वजह से बंद कर दिया था और नासा के पहले मून लैंडिंग मिशन अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने भी एलियन की मौजूदगी की आशंका जताई थी।
मिशन पूरा होने के कई सालों बाद एक डॉक्यूमेंट्री में एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन ने इस बात को इशारे में कहा था कि जब वो चांद पर उतरे थे तो एक बड़ी सी लाइट उनका पीछा कर रही थी और टेक्निकली ये वो यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था जिसकी इंसानों ने कल्पना तक नहीं की थी। और कुछ देर इनके ऊपर मंडराने के बाद वो चंद्रमा के फार साइड की तरफ चला गया था। यही वो जगह है जहां इस वक्त चंद्रयान 3 मौजूद है। तो क्या सचमुच चांद पर एलियन मौजूद है? और अगर हां तो क्या ये एलियन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर हमला कर सकते हैं, या फिर प्रज्ञान रोवर सीक्रेटली अपने कैमराज की मदद से इन एलियंस की मौजूदगी को कैप्चर कर लेगा? हालांकि इसरो ने अपने मिशन के इस पहलू पर कोई विशेष चर्चा नहीं की है, लेकिन अगर प्रज्ञान रोवर एलियंस की खोज कर लेता है तो ये स्पेस मिशन के इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी, जिससे हम नासा, रूस और चीन जैसे महाशक्ति देशों को पीछे छोड़कर स्पेस रेस में सबसे आगे निकल जाएंगे। असल में दोस्तों, समय समय पर बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें और दावे किए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, यानी अपने दावों को सही और सच साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। अब बहुत से लोग इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज को सच मानते हैं और बहुत से लोग इन्हें बेबुनियाद समझते हैं। खैर जो भी हो, अब हमारा चंद्रयान 3 चांद के इस इलाके में पहुंच चुका है और आज तो नहीं कल इस रहस्य से भी पर्दा उठ ही जाएगा। लेकिन साथियों, हम इतना स्पष्ट कर देते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं कि एलियंस कोई बड़ी बड़ी आंखों वाले, लंबे लंबे सिंग वाले डरावने जीव ही हों। एलियंस का मतलब है नई दुनिया का जीव, यानी हमारे पृथ्वी के अलावा इस समय ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी छोटे और बड़े जीव को एलियन कहा जाता है। यानी चांद पर किसी भी रूप में पानी मिलता है तो वहां बैक्टीरियाज और वायरस जैसे एलियन होना भी संभव है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल तो जरूरी आ रहा होगा कि जब चांद पर ऑक्सीजन है ही नहीं तो कोई जीव ऐसे कैसे वहां पनप सकता है? तो इस सवाल का जवाब हमारी पृथ्वी पर मिलता है, क्योंकि पृथ्वी पर कई ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। इस तरह के बैक्टीरियाज को अनॉक्सी बैक्टीरिया कहते हैं। खैर जो भी हो, हमारा चंद्रयान इससे स्पष्ट करने की कोशिश तो जरूर ही करेगा। इसके अलावा दोस्तों, चांद की जियोलॉजी और क्लाइमेट चंद्रयान 3 के रिसर्च मिशन के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि वहां का इकोसिस्टम पृथ्वी और मंगल की तरह नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चांद की सतह पर पिछले करोड़ों सालों से उल्कापिंड की बारिश हो रही है, जिसने चांद की सतह पर बड़े बड़े क्रैटर्स बना दिए हैं। क्रैटर्स 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े हैं और इनकी गहराई 10-10 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में अगर प्रज्ञान रोवर अपने सफर में किसी क्रैटर के पास जाता है और उसके टायर फिसल जाते हैं तो उसे रेस्क्यू करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इन क्रैटर्स में करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची और ये अपने अंदर कैसे रहस्य समेटे हुए हैं ये किसी को नहीं पता। वहीं चांद की सतह भी काफी ज्यादा उबड़-खाबड़ है। ऐसे में यहाँ चलना काफी खतरनाक हो सकता है और रोवर के लिए ये काफी मुश्किल टास्क भी होगा। इसके अलावा दोस्तों, चांद अपनी क्लाइमेट कंडीशन से भी स्पेसक्राफ्ट्स पर काफी खतरनाक वार करता है। जहां दिन के समय चांद का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वहीं रात के समय यह तापमान धीरे धीरे घटकर -230 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में तापमान में होने वाले इतने बड़े बदलाव की वजह से कई बार लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसरो ने चंद्रयान 3 के उपकरण बनाने में कई साल लगा दिए, लेकिन फिर भी ये उपकरण चांद के -डिग्री तापमान में काम करने योग्य नहीं बन पाए हैं। इसलिए इसरो ने दिन के समय में विक्रम लैंडर को चांद पर उतारा है, यानी अगले 14 दिन चांद के इस हिस्से में दिन बना रहेगा और यही चंद्रयान 3 मिशन की अवधि है, जिसके बाद रात होते ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल काम करना बंद कर देंगे और चार्जिंग खत्म होने पर ये दोनों बंद हो जाएंगे और सदियों तक चांद के इस इलाके पर पड़े रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसरो पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में इसरो के स्वर्गीय फाउंडर विक्रम साराभाई को धन्यवाद जरूर दीजिए, क्योंकि उन्होंने ये पहल ना की होती तो शायद आज चंद्रमा पर चंद्रयान